यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित जो दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे प्रश्न है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इनका आंसर आप ऐसे लिखोगे तो आप एग्जाम में 100% में गारंटी लेता हूं कि आप अच्छे नंबर जरूर प्राप्त करोगे। आप जरूर इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप चाहें तो इसको एक बार पीडीएफ फॉर्म में भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख करके आप रिवाइज करते रहें। इसका शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूरोप में औद्योगिकरण के किन नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। तो यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ इससे किन नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ या जन्म हुआ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समान कई नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। यानी कि यूरोप में जो औद्योगिकरण हुआ उसके कारण कई नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। अब प्रमुख रूप से इसमें देखा जाए तो कई वर्ग सामने आते हैं। इसमें पहला वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग होता है। पूंजीपति वर्गों में यह है कि यह कारखानों के उद्योगों और व्यापार का मालिक था। इसमें उद्योगपति, व्यापारी और बैंक मालिक शामिल थे। यह वर्ग आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन गया। और दूसरा वर्ग आता है वो मजदूर वर्ग था। मजदूर वर्ग में यह फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करता था और अपनी जीविका के लिए मजदूरी पर निर्भर थे। तो इनके काम करने की स्थिति कठिन थी और मजदूरी कम था। दूसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग। तीसरे जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है। मध्यम वर्ग को मिडिल क्लास कहा जाता है, जिसमें इस वर्ग में शिक्षक आएगा, डॉक्टर आएंगे, वकील आएंगे और इंजीनियर, क्लर्क आदि सभी शामिल थे। यह वर्ग शिक्षित था और इसने राष्ट्रवाद तथा लोकतांत्रिक विचारों को बंटवारा दिया। अगर इसको आप इतना लिख लेंगे तो आपका इस प्रश्न का पूरा मार्क्स आपको मिलने वाला है। अगर जो यही शॉर्ट में एक लाइन में अगर जो आता है तो एक लाइन में अगर जो आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इस प्रकार के यूरोप में औद्योगिकरण से पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग जैसे नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। तो किस प्रकार से हुआ? तो यूरोप में औद्योगिकरण के कारण पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग जैसे नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ। तो ये प्रश्न उत्तर आपका हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इटली की एकीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो इटली का जो एकीकरण प्रक्रिया हुआ है इसके संक्षिप्त प्रकाश डालना है। तो आप इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें सार्डिनिया, पाइडमांड, लोम्बार्डी, वेनेसिया, पोप राज्य जैसे नेशंस प्रमुख थे। इटली के एकीकरण में निम्न नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है जोसेफ मैस्सिनी ने। इन्होंने यंग इटली नामक एक संस्था का स्थापना किया और राष्ट्रीय एकता और विचार फैलाया। दूसरे नंबर पर आते हैं काउंट कैमिलो द काबूर। इन्होंने सार्डिनिया पिटमांड के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कूटनीतिक और युद्ध के माध्यम से ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली को एक कर लिया। तीसरे नंबर पर आते हैं गैरिबाल्डी। उन्होंने रेड शर्ट नामक एक सेना का स्थापना किया और दक्षिण इटली और सिसिली को जीतकर सार्डिनिया में इन्होंने मिला दिया। तो इसमें तीन नेताओं को आप महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं, जैसा मैस्सिनी का, काउंटर कैमिलो काबूर का और गैरिबाल्डी का। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेड शर्ट नामक सैनिक की स्थापना किसने किया? तो गैरिबाल्डी ने किया। यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने किया? तो जोसेफ मैस्सिनी ने किया। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और मैं दूसरी इसमें नीचे देख रहे होंगे कि लिखा है 1861 में 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। तो इसका एक नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका यह बन रहा है कि 1861 में इटली का द्वितीय राजा किसे घोषित किया गया? तो इसमें इमैनुअल द्वितीय। या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा किस सन में घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। 1870 में रोम को भी इटली में मिला लिया गया और इटली का एकीकरण कंप्लीट हो गया। तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटेन के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। अभी आपने पढ़े होंगे कि इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालिए, आप पढ़े होंगे कि जर्मनी के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। अब क्वेश्चन ये पूछने की संभावना टोटल है कि ब्रिटेन के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रिटेन का एकीकरण धीरे धीरे कई संघर्षों के माध्यम से होता है। इसमें इंग्लैंड की प्रमुख भूमिका रहा है और एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार रही कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का एकीकरण जो 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को विलय हुआ और ब्रिटेन का गठन हुआ। मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता रहा था कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या था। तो एक्ट ऑफ यूनियन के माध्यम से आयरलैंड को इंग्लैंड के साथ मिक्स कर दिया, मिला दिया गया, जिससे कि यूके कहा गया, यूनाइटेड किंगडम जिसका नाम आया था, ये कहा गया, और बाद में फिर आयरलैंड उससे अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन तब कहलाता था जब स्कॉटलैंड, आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। स्कॉटलैंड का संसद समाप्त कर दी गई। आयरलैंड का विलय 1801 ईस्वी में आयरलैंड को ब्रिटेन में मिला लिया गया और आयरलैंड की जनता विशेषकर कैथोलिक ने इसका विरोध किया, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया। वेल्स का समावेशन पहले ही इंग्लैंड के अधीन आ चुका था और धीरे धीरे ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गया। आप निश्चय देखेंगे कि एक राष्ट्रीय पहचान का निर्माण ब्रिटिश राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश झंडा, जिसको यूनियन जैक कहा गया, राष्ट्रीय गान और अंग्रेजी संस्कृति की प्रमुखता दी गई। यानी कि जो ब्रिटेन का झंडा था उसको यूनियन जैक कहा जाता है। निष्कर्षतः आप नीचे लिख सकते हैं एक लाइन में कि इस प्रकार ब्रिटेन का एकीकरण शांतिपूर्ण न होकर के दमन और बल के प्रयोग के माध्यम से हुआ और इंग्लैंड के प्रभुत्व में एक संयुक्त ब्रिटिश राज्य का निर्माण हुआ। तो ब्रिटेन का एकीकरण पर प्रकाश डालिए, तो आप इसको लिख लीजिए, इसमें से याद कर लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, आप अच्छी मार्क्स दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारण थे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। प्रमुख थे तो इसमें से फर्स्ट क्या हो जाएगा कि फ्रांस में क्रांति। फ्रांस में क्रांति 1789 1789 में होता है। आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस में क्रांति कब हुआ, तो आपको आंसर उसमें आप टिक लगाना होगा कि 1789 में हुआ, 1789 में हुआ। और देखिए फ्रांस में क्रांति से क्या हुआ, तो फ्रांस की क्रांति, इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को फैलाया, जिससे राष्ट्रीय जनता जागृत हुई। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि नेपोलियन का शासन जो रहा है वह प्रशासनिक सुधारों और संहिता ने राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण से नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन समर्थन किया गया। और फोर्थ पॉइंट पर लिखेंगे कि उदारवाद का प्रसार, उदारवादी विचारों ने संवैधानिक शासन और नागरिक अधिकारों के मांग को बल दिया। नीचे से आप इसमें लिख दें कि सांस्कृतिक एकता, साझा भाषा, संस्कृति और इतिहास के लोगों ने राष्ट्रीय भावना पैदा की। रूढ़िवादी शासन का विरोध, निरंकुश राजतंत्र और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के विरुद्ध असंतोष ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए ये प्रमुख कारण रहे हैं। आप इनमें से 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख लेंगे तो पूरा का पूरा मार्क्स आपको मिलने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह बार-बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी 2 नंबर का पूछता है, कभी 4 नंबर या 6 नंबर का आता है। तो उदारवाद क्या है? उदारवाद को इंग्लिश में लिबरलिज्म कहा जाता है। यह एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर बल देती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अभी 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि उदारवाद क्या है, तो उदारवाद लिखेंगे कि यह एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर बल देती है। इतना आप लिख लेंगे। लेकिन अगर जो दीर्घ उत्तरीय में पूछता है तो आप इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित में पहला आप फर्स्ट जो पॉइंट लगाएंगे उसमें यह लिखेंगे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उदारवाद की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जैसे विचारों की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता।
पॉइंट नंबर 2 में आप लिखेंगे कि कानून के समक्ष समानता उदारवाद के अनुसार सभी नागरिकों के सामने समान होते हैं और चाहे वो अमीर हो या गरीब है। थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लगाएंगे कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों जैसे जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा को जोड़ दिया जाता है। फोर्थ नंबर पर पॉइंट में आप लिखेंगे कि संवैधानिक शासन उदारवादी विचारधारा निरंकुश शासन का विरोध करती है और संविधान तथा संसद द्वारा शासित सरकार समर्थन करती है। आप इतना लिख लिए। 5 नंबर का पॉइंट लगा देंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास करता है जहां जनता के प्रतिनिधियां चुनने का अधिकार होता है। और 6 नंबर का आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता उदारवाद मुक्त व्यापार और निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। धार्मिक सहिष्णुता, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने 5 से 6 क्वेश्चनों को आपने श्रृंखला तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। इनमें से